बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक से पहले एक एग्जांपल है। एग्जांपल 2.20.4 बहुत इजी एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग भी है। इसमें क्या है कि व्हाट मास ऑफ इनिशियल सॉरी व्हाट मास ऑफ स्टीम इनिशियली एट 130 डिग्री is needed to warm 200 gram of water in a 100 gram glass container from 20 to 50 डिग्री। प्लीज बहुत इजी है इसको समझना, मैं इसको अपने वर्डिंग में समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहे कि एक 100 ग्राम ग्लास है, उसके अंदर 20 ग्राम वाटर है। यानी कि एक ग्लास है, ग्लास 100 ग्राम का है। ग्लास कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का है, जबकि इसके अंदर वाटर जो है वो 200 ग्राम है। वो वाटर जो है 200 ग्राम इसमें है। तो ये इसमें है। अब कह रहे कि इनिशियली टेम्परेचर इस वाटर का जो था वो 20 डिग्री था। कह रहे कि 20 से 50 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी स्टीम ऐड करनी पड़ेगी। स्टीम होती है ना, गैस ही हॉट होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उसका। कह रहे कि अब टेम्परेचर पहले 20 है उस वाटर का, 20 से 50 टेम्परेचर करने के लिए कितनी स्टीम उसको ऐड करनी पड़ेगी, उसका मास क्या होगा। होप है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये जस्ट जनरल सा मैंने आपको रिव्यू दिया। आगे इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। तो इस मैसेज की तरफ जाते हैं कि कह रहे कि इमेजिन प्लेसिंग वाटर एंड स्टीम टुगेदर। जैसे हमने याद है क्लोरीमीटर पढ़ा था। क्लोरीमीटर में हमने क्या किया था कि हमने उसमें क्या करते हैं कि हम मास मीन की हीट जो ट्रांसफर है उसके जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसका मास या उसकी लेटेंट हीट जो स्पेसिफिक कैपेसिटेंस है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब करेंगे इमेजिन प्लेसिंग वाटर एंड हीट टुगेदर इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर। उनके क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर, उसमें आपने वाटर और हीट दोनों एक जगह आपने ऐड कर दी। अब क्या होगा कि स्टीम जो है वाटर में, स्टीम की हीट ज्यादा होती है, वाटर की टेम्परेचर अब 20 है, तो स्टीम से हीट निकल के, एनर्जी निकल के वाटर में ऐड होना शुरू हो जाएगी और द सिस्टम इवेंचुअली रीचेस टू यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ वाटर विद इन फाइनल टेम्परेचर 50। कि आपने उस वक्त तक स्टीम ऐड करनी है जब तक टेम्परेचर 50 नहीं होता। जब 50 हो जाएगा तो उसको रोक देंगे। तो इस तरह उसने एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर लिया। अब इसके लिए आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंडीशन जो है हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि वो क्या था, क्यू क्यू कोल्ड इज इक्वल टू, क्यू मीन हीट एनर्जी जो ऐड हो रही है, इज इक्वल टू क्यू हॉट। अब क्यू हॉट इधर जो है वो स्टीम है, याद रखें, और क्यू कोल्ड जो है इसमें वाटर है। अब देखें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव इसलिए है कि ये स्टीम से हीट जो होगी, स्टीम से हीट लीव करेगी, लीव के लिए नेगेटिव होता है, और कोल्ड में हीट इंटर होगी, तो इसमें इसलिए इसको पॉजिटिव लिया। तो क्यों कोल्ड इज इक्वल में जितनी हीट इसमें से रिलीज होगी उतनी हीट इसमें ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसका अब इसमें दो तरह के प्रोसेस हैं। इसमें पहला प्रोसेस क्या है, स्टीम अंडरगोज दिस थ्री प्रोसेस। अब स्टीम तीन प्रोसेस में से गुजरेगी। फर्स्ट, डिक्रीज टेम्परेचर 100 टू 100। मैंने कहा फर्स्ट क्या, स्टीम का टेम्परेचर कितना था, ऊपर हमने पढ़ा 130 डिग्री है, तो पहले टेम्परेचर 130 से कहाँ आएगा 100, ठीक है 100 डिग्री, लेकिन रहेगी वो स्टीम ही। तो उस वक्त उसका फॉर्मूला जो है वो Q इज इक्वल टू एम एस सी एस डेल्टा टी एस। एम एस एस जो है ये स्टीम के लिए है, सी एस भी स्टीम के लिए, डेल्टा टी एस भी स्टीम के लिए है, तो इसलिए ये आ गया। अच्छा, उसके बाद जब 100 पर आया तो इसकी कंडेंसेशन होगी। जब भाप कंडेंस होती है, कंडेंस होने के बाद क्या होती है, स्टीम में मिलके वो वाटर में चेंज होती है। अब देखिए, अगर आपने घरों में जो प्रेशर कुकर होता है, जब आप उसको प्रेशर कुकर के ऊपर आप जब पानी डालते हैं, जब वो चलता है तो बहुत प्रेशर होता है ना, उसके अंदर स्टीम जमा हो जाती है। जब उसके ऊपर आप कूल्ड वाटर डालते हैं तो वो स्टीम दोबारा वो वाटर में चेंज हो जाती है। तो अब कंडेंसेशन यही होती है, स्टीम का वाटर में चेंज होना। ये लिखा हुआ कंडेंसेशन टू वाटर। अब देखें, जब वो स्टीम से वाटर में गई तो ये क्या हुआ, फेज चेंज हुआ। जब फेज चेंज होता है तो आप उसमें फिर आप स्पेसिफिक हीट की बात नहीं करेंगे, उधर फिर आप करेंगे लेटेंट हीट की बात है। ये याद रखें, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो उधर हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट को। जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तो उधर हम डिस्कस करेंगे सिंपल स्पेसिफिक हीट को। तो इधर फिर लेटेंट हीट का फॉर्मूला जो होगा Q2 इज इक्वल टू LV डेल्टा VS MS मास ऑफ द स्टीम।
ठीक है, इज इक्वल टू LV0 माइनस MS, इनिशियली उसका जो भी मास पहले जीरो था, फिर उसके बाद उसमें MS में मास ऐड कर दिया, तो इसका जो Q2 एनर्जी जो निकलेगी माइनस MS LV आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसफर इन थर्ड प्रोसेस। अब थर्ड प्रोसेस में क्या हुआ, कंप्लीट, फिर वो दोबारा वाटर ही रहा। नहीं, पहले क्या था, स्टीम था। जब स्टीम 100 आई तो उसमें स्टीम और वाटर दोनों थी, फेज ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वो स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला लग गया। जब स्टीम से वाटर में गया, कंडेंसेशन हुई, तो लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लग गया। और जब दोबारा वही प्रोसेस वाटर, फिर वाटर में रहा, तो फिर उसके बाद दोबारा वही स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला क्या होगा, MSCW डेल्टा T हॉट वाटर के लिए उसने यूज किया। अब Q हॉट जो निकलेगी, वो तीनों को जमा करेंगे, Q1 जमा Q2 जमा Q3, तीनों प्रोसेस में जो एनर्जी ऐड हुई, वो ये प्रोसेस मुकम्मल, ये फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया, इसमें ऐड पर कर दी। और Q कोल्ड क्या होगा, इसके लिए ये, क्योंकि वो वाटर ही है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा, प्लस ये ग्लास का यूज हो जाएगा। अब फॉर्मूला ऊपर वाले हमने भी पढ़ा, Q कोल्ड इज इक्वल Q हॉट, इनको कंपेयर करेंगे, तो इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी MS की वैल्यू अब इधर से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है, देखें, MW CW कांस्टेंट है, ये आपको उस टेबल से मिल जाएगी, डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, ये तमाम वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे ना, तो आप इसको उम्मीद है कि कैलकुलेट कर लेंगे। ये तमाम वैल्यूज ऊपर दी हुई हैं। मास ऑफ वाटर भी आपको पता है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है जो ऊपर दी हुई, टेम्परेचर आपको पता है, इनिशियल कोल्ड वाटर का टेम्परेचर जो था वो 20 था, पे 50 जाना है, ग्लास का भी उसने दिया हुआ है, सब कुछ इसमें। ये देखें, ये मास इसका ये है, और इसकी लेटर स्पेसिफिक हीट ये है, चेंज इन टेम्परेचर ये हो गया, फिर उसके बाद ग्लास का ये हो गया, इसका स्पेसिफिक हीट ये होगी, और इसका चेंज इन टेम्परेचर ये हो गया। आगे इस तरह इस तमाम की वैल्यूज आपने पुट करके इसकी वैल्यू निकाली, तो ये 10.9 ग्राम, इट मींस के इतनी स्टीम का मास ऐड करेंगे तो टेम्परेचर 20 से 50 डिग्री पहुंच जाएगा। बस ये एक आपने इस चीज को जहन में रखना है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो आगे इस चीज को आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल को अच्छे अंदाज से, इंटरेस्टिंग है, छोटी सी एग्जाम्पल है लेकिन लॉजिकल है, इसको आप मजीद इसको समझेगा, अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह मजीद इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आगे एक नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं है, वर्क हीट इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान वर्क और हीट का क्या रोल होता है, हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट है ना, जस्ट ये डिस्कशन है जनरल नॉलेज क्लास है, इसको आपको समझना है, लेकिन इसको कंसेप्चुअली रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए कि सबसे पहले स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। कह रहे कि किसी भी स्टेट, किसी भी सिस्टम को जानने के लिए सबसे पहले उसमें देखा जाएगा कौन कौन से वेरिएबल शामिल है। जैसे अगर आप सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, उसमें जो स्टेट वेरिएबल है वो कौन से हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, ये इसके स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। इसी तरह मैकेनिकल सिस्टम की जब आप बात करते हैं तो इसमें स्टेट वेरिएबल्स जो होंगे वो क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है। जब मैकेनिकल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें स्टेट वेरिएबल क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जब आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी, ये इसके स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। ये सारी चीजें इसमें थोड़ी सी डिस्कस की गई हैं, आप इसको आप देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगी। हम अब स्पेशली वर्क डन के लिहाज से बात करते हैं कि वर्क डन क्या होता है, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, इसमें हम इसकी चीज को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें हीट एज ए ट्रांसफर, मैंने कि हीट को हम क्या कहते हैं, एज ए ट्रांसफर वेरिएबल है, मैंने कि ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है। और वर्क क्या है, ये भी वही चीज है कि ये भी ट्रांसफर वेरिएबल है। इट मींस के हीट हीट एंड वर्क, ये दोनों जो है ये ट्रांसफर वेरिएबल कहलाते हैं। ये आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि ये दोनों कौन से वेरिएबल हैं, ट्रांसफर वेरिएबल कहलाते हैं। अब इसमें कैसे हैं, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं कंसीडर कंटेनर इन ए सिलेंडर फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन। सपोज ये आपको फिगर नजर आ रही होगी, कहते हैं ये कंटेनर है, इसके अंदर पिस्टन फिट हुआ हुआ है। अब आप कहेंगे ये पिस्टन क्या, आप देखें हर गाड़ी के अंदर पिस्टन होता है, मोटरसाइकिल है उसमें भी पिस्टन होगा, मोटरसाइकिल में एक पिस्टन होता है, बाद में दो पिस्टन होते हैं, डिपेंड करता है उसकी गाड़ी के इंजन की पावर पर। ये पिस्टन ही मेन रोल प्ले करते हैं गाड़ी को रन करने के लिए। कह रहे कि ये एक पिस्टन है, ये वाला हिस्सा ये पिस्टन है, ये पूरा एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है,
जो गैस है इसमें, और इसका प्रेशर वो P है, वॉल्यूम V है, इस पिस्टन का एरिया जो है A है। अब सपोज उसने निचली उसको प्रेस किया, पिस्टन को डाउनवर्ड जो है, जब उसको प्रेस किया तो उसका डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल किया वो dy हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया, ट्रेवल dy, मैंने dy डिस्टेंस तक उसने उसको क्या कर दिया, प्रेस किया तो डेफिनेट बात है उसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। पहले वॉल्यूम उसका यहाँ से यहाँ तक था, वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस हो गया, और प्रेशर भी चेंज हो गया। अब आपको पता है कि फोर्स, अगर फोर्स की हम बात करते हैं और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इधर से फोर्स निकालें तो क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया आ जाएगा, सिंपल डेफिनेशन है। अगर अगर आप डायरेक्शन यूनिट के लिहाज से बात करें, अगर लॉन्ग जे एक्सिस है, लॉन्ग जे एक्सिस है तो फोर्स क्या होगी, माइनस एफ जे हो गया, ठीक है। इस लिहाज से अगर आप इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट उसने dr जो डिस्टेंस कवर किया वो dj हो गया। मैंने कहा वर्टिकल अलोंग जे एक्सिस, क्योंकि डिफरेंट एक्सिस होते हैं ना, अगर आपको याद हो कि इसमें ये सपोज ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो इसके लिहाज से यूनिट वेक्टर जो होता है वो i होता है, i यूनिट वेक्टर होता है, j यूनिट वेक्टर होता है, और इसके बाद ये k यूनिट वेक्टर होता है। तो सपोज कर लिए कि ये लॉन्ग j वेक्टर डायरेक्शन जो है मूव करता है, तो अब वर्क डन की अगर डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें फोर्स क्या है, एफ जे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी जे, तो इसलिए आज इसको यूज किया गया है। और पिस्टन में एक्सटर्नल फोर्स जो है ये डाउनवर्ड की तरफ है, तो इसलिए नेगेटिव ली गई। ये भी याद रखें कि एफ नेगेटिव क्यों है, क्योंकि डाउनवर्ड के लिए, अपवर्ड जाता है हम इसको पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे एफ डॉट डी वाई। अब आपको पता है कि अगर वर्क की डेफिनेशन आपको याद हो, वर्क क्या होता है, एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर वेक्टर है तो एफ डॉट डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एफ डी क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, थीटा क्या होगा, जीरो, तो cos जीरो क्या होगा, 1 होगा, तो W इज इक्वल टू एफ डी आ जाएगा, ठीक है। ये इसी इसी टेक्निक को आपने इधर यूज किया है। ये देखें कि एफ डॉट डी वे दोनों डायरेक्शन सेम थी, एंगल जीरो होगा, तो आपके पास एफ डी वाई आ जाएगा। एफ डी वाई और एफ की वैल्यू पुट की पी ए होता है, तो एफ पी ए डी वाई आ गया। और नेगेटिव आपको पता है कि डाउनवर्ड के लिए इसको यूज किया गया है। और आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अगर डेफिनेशन यूज, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाई, लेंथ और हाइट, ये होता है ना। अगर फर्ज किया अब इसमें अगर आप देखें कि अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ को एरिया कह दें और ये हाइट को आप डेल्टा डी वाई कह दें, तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम ही है ना, इक्वल टू वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि ए डी वाई की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी डेल डी वी, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम के लिहाज से इसको लिख लिया। अब इसमें वही बात, इसमें इफ द गैस इज कंप्रेस्ड डीवी इज नेगेटिव, मतलब जब गैस को कंप्रेस करेंगे तो डीवी क्या होगा, नेगेटिव, क्यों, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डिक्रीज के लिए नेगेटिव आ जाएगा। द वर्क डन ऑन द गैस इज पॉजिटिव, तो हम कहेंगे गैस पर जो वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डीवी पॉजिटिव होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। गैस अगर एक्सपेंड कर रही है तो हम वर्क डन कहेंगे नेगेटिव, जब गैस कंप्रेस हो रही है तो हम कहेंगे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। इनके दूसरे लफ्ज में यूं कह लें, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क पॉजिटिव, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो आप इसको अगर आप इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो सपोज इनिशियल वॉल्यूम v था, फाइनल वॉल्यूम vf था, तो w क्या होगा, ये होल पार्ट के लिए लिख लिया p dv आ गया। तो इस तरह आप इंटीग्रल फॉर्म से पूरे सिस्टम का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी ये पीवी डायग्राम देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप फर्ज किया कि आपने किसी इधर लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पी है और एक्स एक्सिस पर वी है। आप देखें जब आप वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या होगा, डेफिनेट पता डिक्रीज होगा, कॉमन सेंस ना। जब आप वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो अब अगर सपोज के वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें ये लिखा गैस इज कंप्रेस्ड कासी statistically slowly, mean from state I to F, outside agent must do positive work on the gas to compress it। यानी कि जब आप फर्ज किया उसको कंप्रेस करते हैं तो उस वक्त वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा और प्रेशर क्या होगा, सिस्टम का इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसमें यही पॉइंट इसमें डिस्कस किया हुआ है, द वर्क डन ऑन ए गैस इन ए quasi static process that makes the gas
that makes the gas from an initial state to final state is the negative area of the under the curve. नेगेटिव एरिया इसलिए कहा गया कि देखिए इसमें जब ये वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो एरिया क्या होगा, कम होता ना होना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसे नेगेटिव एरिया की तरफ डिनोट किया गया। कर्व ऑन ए पीवी डायग्राम इवैल्यूएटेड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब जैसे इसकी ये तो आप स्टोरीज खुद भी पढ़ लेंगे, इसमें देखें ये ग्राफ देखें कि कह रहे कि अगर सपोज कांस्टेंट प्रेशर है, अगर आपने ऐसा सिस्टम जनरेट कर लिया कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब वॉल्यूम बेशक चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। आई से यहां तक प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट रहा, उसके बाद प्रेशर चेंज हो जाएगा। अब इसमें अगर आप कहते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम इनके वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, देखिए यहाँ आपने प्रेशर इंक्रीज किया लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, यहां तक आपका क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, उसके बाद फिर चेंज हुआ। इसमें आर्बिट्रारी, ये ग्राफ जो आर्बिट्रारी है, यानी कि इसमें प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, ये इनके दोनों वेरिएबल चेंजेबल है। जब वेरिएबल चेंज होगा तो हम इसके कहेंगे आर्बिट्रारी। इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसमें क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट हुआ, और इसमें क्या हो गया, वेरिएबल हमने आर्बिट्रारी का नाम दे दिया। तो ये एक जनरल कंसेप्ट था, ये भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मजीद इसको आप देखिएगा तो समझ आ जाएगी। आगे मजीद इसको देखिए बेटा कि ये एक ग्राफ है, बहुत इजी सा समझना है, मैं इसकी स्टोरीज की तरफ नहीं जाता, आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस ग्राफ की मदद से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये आपका क्या कहलाता है, पिस्टन है, ठीक है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये पूरा सिलेंडर है, और ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब ये है कि एक्सटर्नल चीजें जो है इस पर इंफ्लुएंस नहीं कर रही। और ये आपके नीचे एनर्जी रिजर्वायर है, एनर्जी रिजर्वायर है। एनर्जी रिजर्वायर का मीन के हम इसमें ये कंसीडर करेंगे कि टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, इसका मकसद, रिजर्वायर का मकसद है कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे होगा, सपोज आपने ऊपर से प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो जो अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो इंटर क्या करेगा, रिजर्वायर को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। अगर अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रिजर्वायर से टेम्परेचर इसमें, एनर्जी इसमें ऐड होगी। तो एज ए होल इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रिजर्वायर का पर्पस ये होता है। अब इसमें यही इनिशियली ये कहा गया कि अगर इनिशियली ये रिजर्वायर है, इसमें गैस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस अगर पिस्टन ऊपर मूव करता है, जैसे ऊपर मूव किया तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, उतनी एनर्जी, जितना एनर्जी इधर डिक्रीज होगी उतनी एनर्जी रिजर्वायर से इसमें ऐड हो जाएगी। तो एज ए होल टेम्परेचर क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, कीप रहेगा उसी। अब इस ग्राफ, इस फिगर में क्या बता रहा है कि फर्ज किया कि अब इस सिस्टम ऐसा ऐड किया, इसके अंदर जो ना लेयर, एक इंसुलेटेड लेयर बना दी, बाहर से भी इंसुलेशन है, इधर इंसुलेशन है। जब आपने इस पिस्टन को ऊपर किया लेकिन ये गैस ऊपर नहीं आई, क्यों नहीं ऊपर आई, कि इसके ऊपर एक आपने प्रोटेक्शन लेयर लगाई है जिसकी वजह से वो एक्सपैंड नहीं कर पा रही। और अब फिर क्या किया, अचानक आपने इस लेयर को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करेंगे तो अचानक गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी, तो इस पर वर्क होगा। लेकिन इधर जो वर्क होगा वो इंटरनली होगा, एक्सटर्नल वर्क कोई नहीं होगा। इधर आप देखें एक्सटर्नली वर्क कर रहे हैं लेकिन इधर एक्सटर्नली वर्क कोई नहीं होगा, इधर वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। इन केसेस में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। इधर वर्क होगा कि आपने पिस्टन को मूव किया, ऊपर किया तो वर्क किया, लेकिन इसमें वर्क नहीं होगा। तो इसमें ये चीजें, इसमें आपने ये चीजें जनरल पॉइंट डिस्कस किए हैं, इसको आप अच्छे अंदाज से देखिएगा इधर तक, इंशाल्लाह आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। मेन इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो है ऊपर वाली जो है, ये भी इधर तक कीजिएगा। ये ग्राफ को डिस्कस अच्छे अंदाज से कीजिएगा कि ये पीवी डायग्राम क्या है, इसको डिस्कस कैसे करना है, इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब हम आपकी तरफ चलते हैं। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो हम इंशाल्लाह उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे।